तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी एमपी ग्रुप 2 ग्रुप 4 भर्ती की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसमें आज हम सामान्य प्रबंधन का चैप्टर नंबर 3 के टॉप 50 एमसीक्यू को करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सामान्य प्रबंधन मैनेजमेंट के हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू और पीवाईक्यू को लेकर के चलेंगे, है ना। तो 2 चैप्टर के ऑलरेडी हमने एमसीक्यू और पीवाईक्यू करवा दिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नियोजन यानी कि प्लानिंग। तो नियोजन प्लानिंग से किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, कौन कौन से वक्तव्य हैं जो विद्वानों ने कहे हैं नियोजन और प्लानिंग नामक जो चैप्टर है आपका, तो यहाँ से कैसे प्रश्न आएंगे वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे चैप्टर के वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। इसके बाद में कंप्यूटर की बेहतरीन क्लास चैप्टर वाइज हम लेकर के आ रहे हैं, उसके भी 50-50 प्रश्नों को चैप्टर वाइज हम कवर करने वाले हैं, जो आपके सभी एग्जाम जिसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है उन सब के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, शुरू करें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 1 है, प्रबंधन के अंतर्गत नियोजन का सबसे सटीक अर्थ क्या है, यानी नियोजन होता क्या है, प्लानिंग क्या होता है। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। कर्मचारियों को काम पर रखना, भविष्य के लिए पहले से तैयारी करना, वित्तीय संसाधनों को जुटाना या उत्पाद की बिक्री करना। क्या होता है भाई नियोजन? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भविष्य के लिए पहले से अगर आप तैयारी कर लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, नियोजन या फिर प्लानिंग कहते हैं। देखिए, नियोजन का सरल अर्थ है भविष्य के लिए पहले से ही तैयारी करना। यह निर्धारित करता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब और किसके द्वारा किया जाना है। इन सारी चीज़ों को आप समय से पहले ही उसके लिए प्लानिंग कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, उसी को हम नियोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 है, किस विद्वान ने कहा था कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। ये बहुत बार प्रश्न आया है पीवाईक्यू में, है ना। तो किसने कहा था कि नियोजन जो प्लानिंग है वो भविष्य को पकड़ने का पिंजरा है, यानी कि अभी से आप प्लानिंग कर ले रहे हो। मान लीजिए आपका एग्जाम अक्टूबर या नवंबर में आने वाला है, ठीक है ना। तो आप अभी से ही प्लानिंग कर लो, भाई अक्टूबर में हमारा एग्जाम है, तो अक्टूबर से मान लीजिए 15 दिन पहले जो है हमको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि केवल इसके बाद में केवल प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही रह जाए। तो भविष्य के लिए आपने क्या कर लिया, एक पिंजरा तैयार कर लिया है कि केवल हमको प्रैक्टिस करना रह जाएगा, तो अभी से ही हम एक प्लानिंग कर लेते हैं। तो ये बात किसने कही कि भविष्य के लिए एक पिंजरा है नियोजन? हेनरी फेयोल ने, जॉर्ज आर टेरी ने, एलन ने या फिर ओरिक ने, किसने कही है? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलन महोदय के द्वारा यह बात कही गई है। अब जो लोग नोट्स लेकर के तैयारी करके आए होंगे, चैप्टर नंबर 3 पढ़ करके आए होंगे, वो इन प्रश्नों के बड़े आसानी से आंसर दे रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए एलन ने कहा था कि नियोजन भविष्य को पकड़ने का बनाया गया एक पिंजरा है। ठीक है, तो सर ये नोट्स कहाँ से प्राप्त करेंगे, जो आप कह रहे हो कि जो लोग पढ़ करके आए होंगे, अगर हमको भी तैयारी करके आना है, पढ़ करके आना है और इसमें सिलेक्शन लेना है, तो नोट्स कहाँ से प्राप्त होंगे? तो नोट्स के लिए कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एमपी पटवारी के लिए सक्सेस जंक्शन के द्वारा तैयार किया गया है, जो मात्र 198 रुपए में आपको मिलने वाला है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो देख लीजिए। सामान्य विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर ज्ञान, मैनेजमेंट यानी कि सामान्य प्रबंधन, इन सबके कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलेंगे पहली बात तो। उसके बाद में इन सब के एमसीक्यू मिलेंगे, उसके बाद में इन सब के पीवाईक्यू भी मिलने वाले हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ में ये जो हम क्लास करा रहे हैं, इसकी वीडियो की लिंक और इसकी पीडीएफ ये भी आपको इसी ग्रुप में मिलने वाली है। जब आप नोट्स लेंगे तो एक ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है सर, कैसे प्राप्त करना है? तो कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल आपको नहीं करना है। ये क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, सीधे सीधे इसी क्यूआर कोड पर आपको 198 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन की टेलीग्राम लिंक सेंड कर दी जाएगी। ये प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, जिस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, आपको सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारे नोट्स एक तरफ से पीडीएफ फॉर्म में दिखने लगेंगे। उन पर क्लिक करके आपको सारे नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं। आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आगे सारी बातें समझ में। तो अगर सिलेक्शन लेना है, आपने ये दिमाग में सेट कर लिया कि इस वाली भर्ती में तो मुझे सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स जरूर परचेज कर लीजिए, क्योंकि किसी वीडियो कोर्स के थ्रू इतने कम टाइम में जो है आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, इसको कंप्लीट किए बिना अगर आप जाएंगे तो भाई सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए आपको तुरंत नोट्स लेकर के इन सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेना है। पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। प्रैक्टिस सेट हम आपको दे ही रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दे ही रहे हैं। इसके बाद में प्रैक्टिस सेट भी चालू करेंगे, वो भी आपको इसी ग्रुप में मिलने वाला है। ठीक है भाई, आगे बढ़े चलिए।
प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, नियोजन को प्रबंधन का कौन सा कार्य माना जाता है? यानी जो प्लानिंग है ना, उसे मैनेजमेंट का कौन सा कार्य माना जाता है? अंतिम कार्य है ये, द्वितीय कार्य है, प्राथमिक कार्य है या फिर सहायक कार्य है? क्या है मेरे भाई ये नियोजन प्रबंधन के अंतर्गत? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये प्रबंधन का प्राथमिक कार्य होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है कि भाई प्रबंधन अगर आप करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे? नियोजन करना शुरू कर दोगे, प्लानिंग करना शुरू कर दोगे। यहां पर देखिए, नियोजन प्रबंधन का सबसे पहला और आधारभूत यानी कि प्राथमिक कार्य है। सबसे पहले नियोजन ही करोगे अगर आप किसी चीज का प्रबंधन करने जा रहे हो, ठीक है। अन्य सभी कार्य जैसे संगठन, निर्देशन, नियंत्रण इसके बाद से ही शुरू होते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले क्या शुरू होगा? सबसे पहले प्लानिंग शुरू होगी। भाई कोई भी कंपनी आप खोल रहे हो, ठीक है, कोई भी कंपनी आप खोल रहे हो, आपने मैनेजमेंट तो बना लिया है भाई कि भाई मैनेजमेंट हमारा ये है कि ऐसे ऐसे कंपनी को चलाएंगे, ये हमको पैसा मिलेगा। लेकिन पैसा तो तब मिलेगा जब प्लानिंग करोगे। सही प्लानिंग अगर आपकी सही रही, प्लानिंग सेट हो गई तो बढ़िया से इनकम हो जाएगी। अगर प्लानिंग ही खराब हो गई या बिना प्लानिंग के आप सीधे कूद गए कंपनी खोलने के लिए, तो फिर फ्लॉप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर, प्राथमिक कार्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, नियोजन अनिवार्यतः किसी कार्य को करने से पूर्व सोचने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? किसने कहा था? भाई नियोजन जो होता है ना, जो प्लानिंग होता है, वो किसी कार्य को करने से पहले सोचने वाली प्रक्रिया है। किस महोदय ने कहा है? उर्विक ने कहा है, हेनरी फेयोल ने कहा है, एलन ने कहा है या फिर ओ डोनेल ने कहा है? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एल उर्विक महोदय के द्वारा यह कथन कहा गया है। देखिए, जो आपके सभी चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टर में बहुत सारे विद्वानों ने कोई ना कोई वक्तव्य कहे हैं और ये विद्वानों के वक्तव्य आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये पीवाईक्यू है। ये देखिए, उर्विक महोदय वाले जो हैं आपके, हेनरी फेयोल के जो वक्तव्य है, ये पीवाईक्यू में बहुत बार पूछे गए हैं, है ना। तो इसको अभी से ही क्लियर करके चलना है। और भाई वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो भाई? अभी कल हमने वीडियो बनाया था, उस पर मात्र 1.4 के ही व्यूज आए। क्या इतना खराब वीडियो था? यानी आपने शेयर ही नहीं किया, ना आपने कोई कमेंट किया उस पर। क्या चाहते हैं? क्या हम इस सीरीज को यहीं पर रोक दें? क्या चाहते हैं बता दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर आपने हमें नोट्स दे दिए, हम पढ़ लेंगे, हमको पीवाईक्यू की आवश्यकता नहीं है, एमसीक्यू की आवश्यकता नहीं है, तो भाई इस सीरीज को हम यहीं पर रोक देते हैं। सब इंजीनियर वाले वहाँ लाइन पर लगे हुए हैं कि सर हमारे लिए कोई वीडियो बना दिया करिए। अभी सब इंजीनियर वालों की वीडियो नहीं बन पा रही। आप क्या चाहते हैं भाई, है ना? बता दीजिए, फिर उसी हिसाब से जो है आगे प्रक्रिया किया जाए, है ना। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास में। और ये मत सोचना कि हम क्यों करें, हम नहीं करेंगे, दूसरा वाला तो कर ही देगा। दूसरा भी यही सोच रहा होगा कि हम नहीं करेंगे, दूसरा वाला कर देगा, है ना। तो आप सबको करना है ये बात, ठीक है ना। सबके पास में शेयर करना है। आपका जितना भी टेलीग्राम ग्रुप है, जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, सब में इसको शेयर करना है, ठीक है मेरे भाई, है ना। नीचे शेयर का इस तरह से बटन बना होगा, इस तरह का तीर का निशान होगा, उसी पे क्लिक करोगे, सारे टेलीग्राम ऑप्शन वगैरह खुल जाएंगे, वहां पर आप जो है इसकी लिंक को शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए, तो एल उर्विक के अनुसार नियोजन मानसिक उर्वरता का कार्य है, यानी काम करने से पूर्व तथ्यों के आधार पर गहराई से सोचने की यह एक प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ें, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। ये देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहे हैं नियोजन की सर्वव्यापकता का क्या अर्थ होता है? बताइए, नियोजन की सर्वव्यापकता का क्या अर्थ है? यह केवल भविष्य से संबंधित है, यह केवल उच्च स्तर के प्रबंधकों का काम है, यह प्रबंधन के हर स्तर और हर विभाग में लागू होता है, या यह केवल सरकारी संस्थाओं में लागू होता है? बताइए, नियोजन की सर्वव्यापकता का क्या अर्थ हो जाएगा इन 4 ऑप्शन में से? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह प्रबंधन के हर स्तर और हर विभाग में लागू होता है। यानी आप मैनेजमेंट करने जा रहे हो किसी भी चीज का, चाहे आप स्कूल खोलने जा रहे हो, चाहे आप कोई कंपनी खोलने जा रहे हो, चाहे आप कोई क्रिकेट टीम बनाने जा रहे हो, कुछ भी बनाने जाइए, आपको तो भाई नियोजन तो करना पड़ेगा, प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो प्रबंधन के हर स्तर पर, ना केवल स्टार्टिंग स्तर पर, अंतिम में भी आपको ये काम करना पड़ेगा, बीच में भी आपको ये काम करना पड़ेगा। तो हर एक स्तर पर ये जरूरी है और हर विभाग में लागू होता है। कोई भी विभाग हो वहां पर प्लानिंग तो करना ही पड़ेगा अगर सक्सेस होना है। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में भी आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे इतने इतने घंटे ये वाले सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, ये हमारा मजबूत है, इसको 15 मिनट का टाइम रिवीजन के लिए देंगे। ये थोड़ा कमजोर है प्रबंधन, शुक्ला सर के नोट्स लेकर के बढ़िया से तैयारी कर लेंगे और डेली प्रैक्टिस कराई रहे हैं, इसकी भी पीडीएफ हमको ग्रुप में मिल जाएगी, वहां से भी तैयारी कर लेंगे। तो एक आप प्लानिंग करना पड़ेगा, प्लानिंग के आधार पर ही आप सफल हो सकते हैं, ठीक है। तो नियोजन केवल उच्च स्तर का काम नहीं है, बल्कि यह संस्था के उच्च, मध्य और निम्न तीनों स्तरों पर और हर विभाग में समान रूप से लागू होता है। चलें प्रश्न नंबर 6, ये देखिए प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई नियोजन अगर हम करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है हमारा? अपव्यय को बढ़ाना, ठीक है, या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं और जोखिम को कम करना,
कर्मचारियों को दंडित करने के लिए, पिछली गलतियों को दोहराने के लिए। किस लिए हम करते हैं नियोजन भाई? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भविष्य की अनिश्चितताओं और जोखिमों को कम करने के लिए, है ना। प्रीवियस ईयर मान लीजिए हमने पिछली बार जब पेपर दिया था, किसी कारणवश आपका नहीं हो पाया, इस बार आपका हो जाएगा। तो पिछली बार आपने क्या गलतियां की थी, उन गलतियों को दोहराना ना पड़े, है ना, और भविष्य में उस तरह की फिर से कंडीशन ना आए, उसी को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, नियोजन यानी प्लानिंग करते हैं। जो पिछली बार हमने गलतियां की थी वो गलतियां इस बार नहीं करेंगे और उन गलतियों को अपने आगे वाली प्लानिंग में से हटा देंगे, तब हम सक्सेस की ओर बढ़ पाएंगे। मान लीजिए प्रीवियस ईयर में आपने जो है पीवाईक्यू नहीं लगाए थे, या फिर आपने एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए थे, या मान लीजिए थ्योरी नहीं पढ़ी थी, तो इस मतलब सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन इस बार सफल होना है तो इसके लिए नियोजन करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो व्यापार देखो, अगर हम व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार का भविष्य अनिश्चित होता, कुछ पता नहीं होता भाई। कोई भी आपकी कंपनी है, कब फ्लॉप हो जाए, कब आगे बढ़ जाए, कब नीचे हो जाए, कुछ पता नहीं होता है। तो व्यापार का भविष्य तो मेरे भाई अनिश्चित होता है। नियोजन पूर्वानुमान लगाकर आने वाली समस्याओं और जोखिमों को कम करने की तैयारी करता है। चलिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, नियोजन के बिना नियंत्रण अंधा है। यह कथन किसका क्या है? किसने ये कहा था भाई नियोजन के बिना नियंत्रण अंधा है? बताइए। इसका तात्पर्य पूछ रहे हैं, मतलब इसका तात्पर्य क्या है, क्या अर्थ है इसका? नियोजन से रचनात्मकता खत्म हो जाती है, नियंत्रण के लिए मानक नियोजन ही तय किए जाते हैं, दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, या नियंत्रण नियोजन से पहले आता है? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियंत्रण के लिए मानक नियोजन के द्वारा ही तय किए जाते हैं। यानी अगर आप किसी पर कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे कि आपकी कंपनी रन कर रही है, ठीक है ना, बढ़िया से चल रही है, तो ये हमेशा आपके कंट्रोल में रहे, इसके लिए भी आपको प्लानिंग करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए प्लानिंग करेंगे तो भाई मानक का अर्थ होता है नियम बनाएंगे, कुछ ना कुछ नियम बनाएंगे कि भाई जो कर्मचारी हैं वो अगर 6 बजे की जॉब है तो 6 बजे तक रहेंगे, 6 बजे के बाद ही जाएंगे। अगर 9 बजे आना है तो 9 बजे तक रहेंगे, मतलब 9 बजे आ जाएंगे, है ना। 9 बजे तक अगर वो आ जाते हैं और 6 बजे जाते हैं तो लगातार अच्छा काम होता रहेगा और आपको जो है प्रॉफिट मिलता रहेगा, है ना। तो किसी पर भी अगर आपको नियंत्रण करना है तो नियोजन के बिना मेरे भाई वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको नियम बनाने पड़ेंगे, मानक तय करने पड़ेंगे। अगर कोई लेट आता है तो उतनी उसका फीस कट जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, इस तरह के मानक बनाने पड़ेंगे। तो नियोजन के बिना नियंत्रण अंधा है, इसका तात्पर्य यही हो जाएगा। सॉल्यूशन देखिए, कह रहे भाई नियोजन वे लक्ष्य या मानक तय करता है जिन्हें नियंत्रण प्रक्रिया के दौरान जांचा जाता है कि काम सही से हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए नियोजन के बिना क्या है, नियंत्रण अंधा है ना, कि सभी कर्मचारी सही समय पर आए हैं कि नहीं आए हैं। आप इनका सुपरविजन करेंगे, इनको जांचेंगे, उसके बाद जो है मानक तय करेंगे। प्रश्न नंबर 8 देखिए, प्रश्न नंबर 8 है, नियोजन में निर्णय यानी कि डिसीजन मेकिंग की आवश्यकता कब पड़ती है? कब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा? बताइए। तो नियोजन में निर्णय की आवश्यकता कब पड़ती है? 4 ऑप्शन ये है, जब काम करने का केवल एक ही तरीका बचा हो, जब काम करने के कई विकल्प मौजूद हों और सर्वश्रेष्ठ को चुनना हो, जब संस्था बंद होने वाली हो, या फिर जब कर्मचारियों को छुट्टी देना हो। तो डिसीजन मेकिंग का प्रयोग आप कब करेंगे? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब काम करने के लिए कई विकल्प मौजूद हों लेकिन हमको सर्वश्रेष्ठ चुनना है, इसी को कहते हैं डिसीजन मेकिंग। और कहां पर ये काम आता है? यूपीएससी का जो एग्जाम होता है ना, वहां पर आपके डिसीजन मेकिंग की परीक्षा होती है। मतलब एक क्वेश्चन दिया है, उसके 4 आंसर रहेंगे, 4 के चारों आंसर बिल्कुल एक्यूरेट सही रहेंगे, उसमें से सबसे अच्छा आंसर आपको चुनना रहेगा। इसी को हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग, और यही नियोजन में भी काम करता है, प्लानिंग में भी काम करता है। तो जब काम करने के तो बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ को आपको चुनना है। भाई मार्केट में बहुत सारी नोट्स मौजूद हैं, बहुत सारे लोग आपको सामान्य प्रबंधन पढ़ा रहे हैं, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे सामान्य प्रबंधन, आपको 20 वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन कौन सही से समझा पा रहा है, कौन आपके दिमाग में सेट कर पा रहा है, उससे जब पढ़ेंगे तब आप सर्वश्रेष्ठ को चुन करके सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे टीचर आते हैं, वो भैया आए, उन्होंने पढ़ा नियोजन निर्णय का क्या आवश्यकता कब पड़ती है? ऑप्शन नंबर बी बेटा आपका आंसर है, चलो आगे बढ़ो। इसका ऐसा कब होता है? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, चलो आगे बढ़ो। अगर ऐसे वालों से आप पढ़ रहे हैं तो भाई अपना टाइम पास कर रहे हैं, है ना। अगर कोई समझा नहीं पा रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, सर समझाओ तो, ये क्या है, अर्थ निकल रहा है इसका। आप तो बांचते चले जा रहे हो, तो बांचने थोड़ी आए हैं आप पढ़ाने आए हैं, समझाने आए हैं, तो समझाइए। तो सही विकल्प को चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिसीजन मेकिंग कहलाती है। आ गया समझ में? आगे बढ़ें, चलिए। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, कुंज एवं ओडोनेल के अनुसार
कार्यदक्षता का सिद्धांत क्या है बताइए। कुंज और ओडोनल दो विद्वान हैं, इन्होंने कार्यदक्षता का सिद्धांत दिया है, तो उसका अर्थ क्या निकलता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। इनको आप ऑप्शन आराम से पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए ऑप्शन, ठीक है। अब आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। योजना ऐसी हो जो न्यूनतम लागत और प्रयासों के साथ अधिकतम परिणाम दे। इस प्रकार की प्लानिंग कीजिए कि कॉस्ट तो कम आए, है ना, यही हमेशा चाहिए भी, कॉस्ट कम आए प्रॉफिट ज़्यादा आए, इस तरह से आपको प्लानिंग करनी है। जैसे शुक्ला सर के नोट्स हैं, मात्र 198 रुपये की कॉस्ट आ रही है, लेकिन मिल क्या क्या रहा है, पूरी थ्योरी मिल रही है, PYQ मिल रहे हैं, MCQ मिल रहे हैं, आगे प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, यूट्यूब की फ्री वीडियो मिल रही हैं, इसके बाद में क्विज भी हम चालू करवाएंगे सिलेबस होने के बाद में। तो मात्र 198 में इतनी सारी चीज़ें जब हमको मिल रही हैं, तो कुड्ज एवं ओडोनल के महोदय जो महोदय हैं, इनके अनुसार इसी को हम कार्य एवं दक्षता का सिद्धांत कहते हैं। जहां पर प्राइस कम खर्च करना पड़े, यानी लागत न्यूनतम आए और अधिकतम परिणाम आए, उसी को हम क्या कहेंगे, कार्य दक्षता का सिद्धांत कहेंगे। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। अब देखो समझाई दिया, तो फिर ये डिटेल सॉल्यूशन कराने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, है ना, क्योंकि टाइम भी तो हमको बचाना है। हमको भाई 40 मिनट के अंदर इस वीडियो को खत्म कर देना है ना, जिससे कि आपके समझ में भी आ जाए और टाइम का सदुपयोग भी आपका हो जाए। चलें आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 10 ये देखिए, प्रश्न नंबर 10 है, नियोजन प्रक्रिया का सबसे पहला चरण क्या होता है। अगर आप किसी भी चीज़ की नियोजन यानी प्लानिंग करने जा रहे हैं, तो पहले पहले आप क्या करेंगे, कोई भी प्लान बनाने से पहले सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करेंगे, वैकल्पिक कार्य विधियों की पहचान करेंगे, लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे, या योजना को डायरेक्ट लागू कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लक्ष्यों का निर्धारण। भाई कोई भी प्लानिंग अगर आप करने जा रहे हो, तो तुम्हें लक्ष्य ही नहीं पता किसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, यानी पढ़े जा रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता कि भाई कौन सा एग्जाम देना है, तो क्या मतलब निकलेगा तुम्हारे पढ़ने का। भाई तुम्हें मान लीजिए MP पटवारी का एग्जाम देना है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्जाम देना है, और तुम कृषि पढ़ रहे हो, REO का पूरा सिलेबस पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो भैया REO का सिलेबस, तुम्हें देना पटवारी है, पढ़ REO रहे हो, है ना। पहले तुम्हें लक्ष्य तो पता होना चाहिए कि हमें एग्जाम किसका देना है। जब लक्ष्य नहीं पता होगा तो प्लानिंग कहाँ से करोगे, है ना। तो नियोजन प्रक्रिया का सबसे पहला चरण क्या होता है, सबसे पहले अगर हम नियोजन प्लानिंग करने जा रहे हैं, तो पहले हम अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि इस बार हमको MP पटवारी बनना है, या MP ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में उप निरीक्षक की जॉब लेनी है, या हमें जो है आयुक्त बनना है, कमिश्नर बनना है। तो भाई उस हिसाब से हम अपनी प्लानिंग करेंगे। अगर बड़ी पोस्ट चाहिए तो बड़ी मेहनत भी लगेगी, सीधी सी बात है मेरे भाई, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ें। छोटी छोटी पोस्ट के लिए भी बहुत मेहनत लगेगी इसमें, ठीक है। बहुत सारे लोग बैठेंगे, MBA तक के लोग बैठेंगे, PSC वाले भी इसमें बैठने वाले हैं भैया, ठीक है। तो लक्ष्यों का निर्धारण बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाने वाला है। किसी भी योजना की शुरुआत सबसे पहले लक्ष्यों के निर्धारण से ही होती है, जिसमें यह तय किया जाता है कि संस्था को अंततः प्राप्त क्या करना है, ठीक है। आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न है, नियोजन प्रक्रिया में भविष्य के लिए जो पूर्वानुमान या कल्पनाएं की जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं। यानी आपने प्लानिंग की है, उस प्लानिंग का भाई ये असर निकलेगा, ये फायदा हो जाएगा अगर ये आप पहले से ही पूर्वानुमान लगा रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं भाई हम तो पटवारी बन जाएंगे, ये बैठे हैं बढ़िया आराम से और एकदम जलवा हो रखा है पूरे गाँव में, एकदम रोला कट रहा है, भाई हम तो उप निरीक्षक हो गए, SI हो गए, बढ़िया से बैठे थाने में, ठीक है ना। तो ये पूर्वानुमान और कल्पनाएं की जाती हैं, इनको हम क्या कहते हैं बताइए। मान्यताएं, परिसर कहते हैं, अंतिम बिंदु कहते हैं, बजट कहते हैं, रणनीति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रश्न का सही आंसर मान्यताएं, या फिर इसको हम मान्यता या परिसर कहते हैं, प्रीमिसेस कहते हैं। ये प्रीमिसेस बनकर ही रह जाएगा अगर आप तैयारी नहीं करोगे, केवल सोचते रहोगे, तो भाई ये आपकी मान्यताएं और परिसर ही बन के रह जाएगा, ठीक है ना। तो योजना भविष्य के लिए बनती है और भविष्य अनिश्चित होता है, इसलिए भविष्य के बारे में जो पूर्वानुमान लगाए जाते हैं उन्हें केवल मान्यताएं और परिसर ही कहा जाता है। ये मान्यताएं और परिसर कब सक्सेस होंगे, जब आप मेहनत करेंगे, लगातार क्लासेस लेंगे, है ना, लगातार मेहनत करते रहेंगे, तो ये आपके लिए सत्य भी साबित हो जाएंगे। 12 नंबर देखिए, नियोजन प्रक्रिया का वह कौन सा चरण है जिसे वास्तविक निर्णयन बिंदु यानी डिसीजन मेकिंग पॉइंट कहा जाता है। बताइए, प्लानिंग यानी कि जो नियोजन आप कर रहे हैं उसमें वो कौन सा चरण है जिसे वास्तविक निर्णय बिंदु कहते हैं, यानी कि वास्तविक डिसीजन लेने वाला वो टाइम होता है, वो कौन सा टाइम होता है बताइए। विकल्पों के मूल्यांकन के समय, अनुवर्तन या समीक्षा के समय, सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चयन के समय, या योजना को लागू करने के समय। कब होगा वो सही समय, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चयन के समय। यही तो आपको ही बताया था कि सही विकल्प कौन सा चयन करना है, यही आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक निर्णयन बिंदु हो जाएगा। तो विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद जब सबसे लाभप्रद और कम खर्चीले विकल्प को अंतिम योजना के रूप में चुना जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, निर्णयन बिंदु कहते हैं, डिसीजन मेकिंग पॉइंट हम उसी को कहते हैं। चलें 13 नंबर पर चलते हैं। देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है, पानी पी ले 1 मिनट। अब प्रश्न है भाई, नियोजन प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा होता है। अंतिम चरण क्या होगा भाई, अनुवर्तन या समीक्षा होगा, लक्ष्यों का निर्धारण होगा, योजना को लागू करना होगा, या फिर विकल्पों का मूल्यांकन करना होगा। अंतिम चरण क्या हो जाएगा,
सही आंसर अनुवर्तन या समीक्षा। समीक्षा आप कब करते हैं भाई? अनुवर्तन और समीक्षा तब करते हैं जब काम खत्म हो जाए। काम खत्म हो गया, अब उसका समीक्षा करेंगे बैठ करके कि इससे हमको कितना प्रॉफिट हुआ, कहाँ पर हमने गलतियाँ की हैं, अगली बार ये गलतियाँ नहीं करना है। तो फिर वो क्या हो जाती है, उसे हम कहते हैं अनुवर्तन या समीक्षा। ये नियोजन प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है, यानी जब पूरी प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है फिर हम समीक्षा करते हैं कि हमारी प्लानिंग में कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई थी, है ना, हमें प्रॉफिट क्यों नहीं मिला, या हमें प्रॉफिट मिला है तो अगली बार इस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। ये सारी बातें हम यहाँ पर अनुवर्तन या समीक्षा में करते हैं। तो फॉलोअप जो है वो अंतिम चरण होता है जिसमें प्रबंधक निगरानी करते हैं कि कार्य तय योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं, और आवश्यकता पड़ने पर उसमें सुधार किया जा सकता है। अगला देखिए 14 नंबर। 14 नंबर देखिए कह रहे हैं कि भाई जो योजना किसी विशेष लक्ष्य या एक बार के आयोजन के लिए बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं। यानी ये बहुत छोटे समय के लिए बना रहे हैं। कोई भी मान लीजिए आज आपके यहाँ शादी का फंक्शन है, ठीक है ना, तो अब उसके लिए आप प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। ये एक दिन का ही तो फंक्शन है ना, मतलब जिस दिन शादी होने वाली है उसी दिन का आप प्लान तैयार कर रहे हैं। या ये मान लीजिए कि जैसे कि वो होती है, क्या कहते हैं उसको, वरमाला जब डाली जाती है ना स्टेज पर, तो केवल उसके लिए आप प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। तो ये वरमाला वाली प्लानिंग एक दिन की ही तो है, एक ही दिन के लिए तो आपको स्टेज तैयार करना है। तो इस कम समय के लिए जो योजना तैयार की जाती है, जो विशेष लक्ष्य तैयार किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्थायी योजना, एकल प्रयोग योजना, दीर्घकालिक योजना, फिर अनौपचारिक योजना, क्या कहेंगे उसको? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसे हम एकल प्रयोग योजना कहते हैं, सिंगल यूज प्लान कहते हैं। ठीक है, एकल प्रयोग योजना केवल एक बार के उपयोग के लिए बनती है। लक्ष्य पूरा होने या आयोजन के समाप्त होने पर यह योजना भी खत्म हो जाती है। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी योजना यानी कि स्टैंडिंग प्लान का उदाहरण है? कौन सा एक स्थायी योजना का, यानी एक बार आपने योजना बना ली, जैसे कि आपका घर वाला, हमने बताया था ना शुरू में, परसों वाली वीडियो में बताया था, आप कोई अगर घर बना रहे हो तो ये आप हमेशा के लिए प्लानिंग कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि घर की नींव में भाई टूटे फूटे पत्थर डलवा देंगे या फिर ऐसी हल्की फुल्की लगवा देंगे, है ना। लेकिन ये क्या स्थायी योजना, आपको जिंदगी भर के लिए आपको घर बना रहे हो तो वहां पर आपको अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक दिन के लिए अलग प्लानिंग और जिंदगी भर के लिए अलग प्लानिंग। तो कौन सा स्थायी योजना का उदाहरण है ये आपसे पूछ रहे हैं? नीतियां, बजट, परियोजना या फिर विशेष कार्यक्रम, कौन से हो जाएगा भाई इनमें से? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीतियां। जो पॉलिसीज बनाते हैं भाई, हम सरकारें भी पॉलिसीज बनाती हैं भाई, जैसे कि लाडली बहना योजना बहुत फेमस पॉलिसी है, आप लोगों को पता ही है। तो ये सरकार ने जो बनाई है बहुत दूर तक की सोच के बनाई है, स्थायी रूप से बना दी। जब तक हमारी सरकार रहेगी हम सभी बहनों को इतना रुपए देते रहेंगे और देते रहेंगे तो हमारी सरकार चलती रहेगी। हाँ, बहनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, देखो बढ़िया से 12 से 13 हज़ार रुपये अकाउंट में आ जाते हैं हर महीने। ठीक है, तो ये सिस्टम है। सॉरी, 12-13 हज़ार नहीं सर, 1200-1300 मिलते हैं कि 2000 हो गए अब तो, है ना, 2000 हो गए हैं। 12 हज़ार आने लगे तब तो काम ही हो जाए सर, फिर काय को नौकरी के चक्कर में पड़े हैं ना। 1200-1500 रुपये मिलते हैं, अभी तो 2000 करने की बात चल रही थी, पता नहीं हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, उसको करंट में देख लेंगे, करंट अफेयर पढ़ाएंगे, एमपी करंट अफेयर, तब बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, 16 नंबर पर चलते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है? लड़के लोग ऐसे कह रहे होंगे ये लाडली बहना योजना की वजह से ही पूरी गड़बड़ी हो गई है ना, तभी सही समय पे वो एग्जाम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो सबकी अलग अलग अपनी अपनी सोच है। अगला 16 नंबर, किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए बनाया गया बजट किस प्रकार की योजना है? यानी कि एक वित्तीय वर्ष के लिए बजट बनाया जाता है, बजट एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, वो किस प्रकार की है? स्थायी है, एकल प्रयोग है, बाह्य रणनीतिक या बहु उपयोग योजना है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकल प्रयोग योजना है। जब तक वो बजट का टाइमिंग रहेगा तब तक के लिए ही उसको बनाया गया, यानी कि 1 साल के लिए बनाया है, जो वित्तीय वर्ष के लिए बनाया है। तो बजट केवल उसी विशेष अवधि, जैसे 1 वर्ष के लिए काम आता है, अगले वर्ष नया बजट बनाना पड़ेगा, इसलिए ये एकल प्रयोग योजना हो जाएगी। अगला 17 नंबर देखिए, 17 नंबर है नियोजन के अंगों में रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइए, रणनीति क्या होती है, स्ट्रेटजी क्या होती है, बताइए। नियोजन के अंगों में कर्मचारियों की छुट्टी तय करने के लिए, प्रतिद्वंदियों की चालों का सामना करने के लिए, दैनिक कार्य तय करने के लिए, या फिर मशीनरी की सफाई करने के लिए, किस लिए हम स्ट्रेटजी बनाते हैं? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रतिद्वंदियों की चालों का सामना करने के लिए। कि भाई स्ट्रेटजी हम किस लिए बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं, हमने आपको पार्ले जी वाला एग्जाम्पल दिया था कि भाई पार्ले जी एक कंपनी है, ठीक है, और दूसरी कंपनी है ब्रिटानिया गुड डे, है ना। अब अभी तक पार्ले जी चल रही थी, क्यों? क्योंकि पार्ले जी कंपेयर में कोई नहीं था, है ना, कोई बिस्कुट का ऑप्शन ही नहीं था। पार्ले जी, ब्रिटानिया, पार्ले जी और वो कौन सा चलता था वो 50-50 वाला, है ना, ये कुछ गिने चुने थे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब बहुत सारे बिस्किट आ गए हैं, कोकोनट अलग ले लो तुम, ठीक है, और बर्न बॉर्न अलग ले लो तुम, है ना, तो बहुत सारे जो है बिस्किट आ गए हैं। तो अब ऐसे में क्या करना है, अब उनसे कम्पीट करने के लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो प्रतिद्वंदियों की चालों का सामना करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं स्ट्रेटजी या फिर रणनीति, हम इसी को कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ें। देखिए
तो रणनीति बाह्य वातावरण और बाजार के प्रतिस्पर्धियों की चाल को ध्यान में रख करके बनाई जाती है कि सामने वाला कितना ऑफर दे रहा है और हम अगर उस ऑफर को दे देंगे तो क्या फायदा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रेटजी बना दी, ठीक है, ताकि बाजार में जो कंपनियां हैं उनकी स्थिति मजबूत हो सके। 18 नंबर देखिए, कह रहे हैं किसी कार्य को पूरा करने के लिए अपनाए जाने वाले क्रमबद्ध चरणों यानी स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस को क्या कहा जाता है। किसी भी कार्य को आप पूरा करना चाह रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, नियम कहेंगे, नीति कहेंगे, प्रक्रिया कहेंगे, बजट कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसको हम प्रक्रिया कहेंगे, ठीक है ना। देखिए काम किस क्रम में होगा, जैसे चयन प्रक्रिया में पहले परीक्षा होगी, फिर इंटरव्यू होगा, फिर सिलेक्शन होगा, इसे बताने वाले क्रमबद्ध चरणों को क्या कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती की प्रक्रिया चालू हो गई है। प्रक्रिया का मतलब है पहले एग्जाम होगा, फिर रिटन टेस्ट का रिजल्ट आएगा, फिर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो एक पूरे क्रम में ये मतलब कि क्रम से चलती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रक्रिया, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का अंग बहुत कठोर यानी कि रिगिड होता है, जिसे तोड़ने पर दंड पेनल्टी का भी प्रावधान होता है। कौन सा ऐसा अंग है जो बहुत ज़्यादा कठोर होता है भाई, विधि यानी मेथड हो जाएगा, नीति हो जाएगा, रूल हो जाएंगे या फिर कार्यक्रम हो जाएंगे। क्या होगा प्रश्न का सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, नियम होंगे। ये रूल बनाए जाते हैं भाई, कोई भी नियोजन हो, कोई भी प्लानिंग हो तो पहले एक रूल बना दिया जाता है, ये रूल है, इस रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। जो भी कंपनी का कर्मचारी है वो इस रूल को फॉलो जरूर करेगा, नहीं करता है तो उसके लिए समस्या हो जाएगी, है ना। तो इसको तोड़ने पर दंड भी मिलता है। तो नियम जो है वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे धूम्रपान मना है इनमें से, है ना, और फिर भी कोई अगर धूम्रपान करते पकड़ा जाता है तो क्या मिलेगा, उसको दंड मिल सकता है, उल्लंघन पर दंड मिल जाता है। तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार के नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर है भविष्य के अनुमानित परिणामों को जब संख्याओं या अंकों में व्यक्त किया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं। यानी भविष्य का कोई परिणाम है, आप उसको संख्या 1 2 3 4 या फिर अंकों में अगर दर्शा रहे हैं तो क्या कहेंगे, प्रक्रिया कहेंगे या फिर नियम कहेंगे या रणनीति कहेंगे, बजट कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बजट कहेंगे। कहते हैं भाई इतने करोड़ रुपए का बजट आया है इस प्लानिंग को करने के लिए, ये जो योजना आई है उसको करवाने के लिए इतने करोड़ रुपए का बजट आया। तो हम क्या कर रहे हैं, संख्या में और शब्दों में उसको जो है डिफाइन कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। तो परिणामों को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करना बजट कहलाता है। यह नियोजन और नियंत्रण दोनों का ही एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर है नियोजन किस प्रकार का अपव्यय और दोहरे कार्यों को रोकता है। यानी कौन से ऐसे दोहरे कार्य हैं, वेस्टेज हैं, जिनको नियोजन रोक सकता है। कर्मचारियों को निकाल करके, काम का समय बढ़ा करके, स्पष्ट कार्य योजना बनाकर जिससे भ्रम ना हो, मशीनें बंद करके, किसके द्वारा हम अपव्यय को रोक सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पष्ट कार्य योजना बना करके जिससे कोई भ्रम ना हो। यानी कोई भी कर्मचारी अगर आ रहा है तो उसको पता है कि उसको क्या करना है और कैसे करना है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो वो आएगा और काम में लग जाएगा, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा उसको अपव्यय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर नियम ही क्लियर नहीं है कि कब हमको आना है, कब हमें काम पर लगना है और कब हमको जाना है, जब नियम ही क्लियर नहीं है तो आराम से आएगा, मौज मस्ती करते हुए 12 बजे आएगा और फिर 4 बजे चला जाएगा। तो क्या हुआ, इससे अपव्यय बढ़ रहा है ना तुम्हारा भाई, उसको और मतलब कंपनी को और एम्प्लॉय की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले से नियम बना दो कि 9 बजे आना है, 6 बजे जाना है, ये नियम है तुम्हारा। तो अब इसमें अपव्यय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं होगा। कर्मचारी आएगा, काम करेगा, जाएगा, आएगा, काम करेगा, जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम रहता है, इसी को हम जो अपव्यय को रोकने के लिए और इसके दोहरे कार्यों को रोकता है, वो कौन है, स्पष्ट कार्य योजना। आगे बढ़िए, 22 नंबर देखिए, 22 नंबर है नियोजन का एक बड़ा लाभ यह है कि यह नए विचारों और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। इसका क्या कारण है बताइए। नियोजन नए विचारों को और नए रचनात्मक क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है, इसका क्या कारण है। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। अब हम सीधे आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि प्रबंधक नई रणनीतियों को और बेहतर तरीकों से बेहतर तरीकों के बारे में गहराई से सोचते हैं, ठीक है ना। तो नियोजन का एक बड़ा लाभ यही है कि भाई अगर आप किसी भी चीज़ की नियोजन करेंगे तो नियोजन करने से इसका फायदा क्या होगा, क्रिएटिविटी कैसे बढ़ेगी। तो क्रिएटिविटी में क्या होता है कि प्रबंधक नई रणनीतियां बनाता है और बेहतर तरीके सोचता है कि आज हमने ये वाला नोट्स दिया है, अगली बार हम क्या करेंगे, इसमें क्विज भी शामिल कर देंगे, इसको और डिजिटल नोट्स बना देंगे। तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है नियोजन का एक बड़ा लाभ, जो नए विचारों और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। आप प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो वही पूरा सिस्टम पुराना वाला ही चलता रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर है नियोजन की सीमा यानी लिमिटेशन के अंतर्गत
कठोरता का क्या अर्थ है, यानी जो रिगिडिटी होती है, कठोरता होती है भाई, हर चीज़ की अगर अच्छाई भी है तो बुराई भी होती है, ठीक है ना। अगर आप नियोजन कर रहे हो उसकी अच्छाई भी होगी तो कुछ बुराइयां भी होंगी, कुछ कमियां भी होंगी। तो उसी कमियों के अंतर्गत एक चीज़ आती है, वो होती है कठोरता। ये पूरी कमियां वगैरह हमने आपको दे रखी है नोट्स में कि भाई नियोजन के ये फायदे हैं, ये कमियां हैं, है ना, इसके इतने प्रकार होते हैं, सब कुछ आपको नोट्स में दिया गया है। जो पढ़ के आए होंगे उनको बहुत फायदा हो रहा और वो आराम से इन क्वेश्चंस के आंसर्स को लगा रहे होंगे, उनको समस्या नहीं हो रही होगी, है ना। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, पढ़ लीजिए पहले आराम से। कठोरता के बारे में सही आंसर की ओर चलेंगे तो भाई एक बार योजना बनने के बाद प्रबंधक अपनी मर्जी से उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमेशा मैनेजमेंट को लचीला रखा जाता है कि कभी भी कोई भी अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं, अगर उसमें कोई परिवर्तन करना हो तो हम उसमें परिवर्तन कर सकें, इसलिए नियमों को लचीला रखा जाता है। लेकिन अगर तुमने कठोर बना दिए हैं तो फिर तुम प्लानिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाओगे। तो यही होता है कि कठोरता का क्या अर्थ है, एक बार योजना बन गई तो प्रबंधक अपनी मर्जी से कोई बदलाव नहीं कर पाएगा, इसी को हम कठोरता कहते हैं। विस्तृत समाधान देखिए, योजना बन जाने के बाद प्रबंधक को उसी दिशा में काम करना पड़ता है। अचानक परिस्थितियां बदलने पर वे मर्जी से बदलाव नहीं कर पाते हैं, जिससे जो अच्छे अवसर होते हैं वो छिन सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कठोरता कहेंगे। 24 नंबर देखिए, कह रहे हैं परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावहीन हो जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है। क्या कारण है कि नियोजन जो है वो प्रभावहीन हो जाता है, कब, परिवर्तनशील वातावरण में। 4 ऑप्शन ये रहे, चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिए। आंसर की ओर चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भविष्य के पूर्वानुमान गलत साबित हो सकते हैं और अचानक बदलाव से योजना काम नहीं आती है। तो ये परिवर्तनशील वातावरण होता है, यानी कि कभी भी किसी में भी परिवर्तन हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, नियोजन प्रभावहीन भी हो जाएगा, है ना। यानी कि कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जो आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है, वो प्लानिंग वहां पर काम नहीं करती है और जो नियोजन है, जो प्लानिंग है, वो प्रभावहीन हो जाता है। मुख्य कारण क्या है उसका, तो भविष्य के पूर्वानुमान गलत साबित हो जाए, यानी आपने जो सोच रखा है वो गलत साबित हो जाए। जैसे कि भारत सरकार ने जब जो योजना आयोग बनाया था, योजना सोच रखी थी कि पहले हम कृषि पर काम करेंगे, फिर कृषि एवं उस पर भी काम करेंगे, क्या कहते हैं, उद्योग पर काम करेंगे, और तीसरी परियोजना में कृषि उद्योग दोनों पर काम करेंगे। तो ये दोनों तो बिल्कुल सही चलती रही, इनके अकॉर्डिंग चलती रही। लेकिन तीसरी परियोजना में क्या हुआ, भारत चाइना का युद्ध हो गया, अकाल पड़ गया, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, है ना। तो इतनी सारी समस्याएं आ गई, तो ये क्या था, ये इनके भविष्य के पूर्वानुमान क्या हो गए, गलत साबित हो गए हैं, ठीक है ना। और अचानक कोई बदलाव आ जाता है, तब जो पहले से बनाई गई योजना है वो काम नहीं आती है। तो यही परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावहीन हो जाता है, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है। ठीक है भाई, देखिए अगर हम व्यापार की बात करते हैं तो व्यापारिक पर्यावरण जैसे नीतियां, तकनीकी, ग्राहकों की पसंद बहुत तेजी से बदलती हैं। वातावरण अचानक बदलने पर पुराने पूर्वानुमान पर बनी गई योजनाएं काम नहीं करती हैं। आगे बढ़ें, चलिए अब देखो यहां पर जो पढ़ रहा होगा तो वो केवल सीरियस कैंडिडेट ही होगा जो पढ़ रहा होगा, जिसको क्या होगा, सिलेक्शन ही लेना होगा। जो कहेगा भाई हमें सिलेक्शन से मतलब है, हमें टीचर के चेहरे से मतलब नहीं है कि टीचर कैसा दिख रहा है, क्या हाव भाव कर रहा है, नाच के दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, डांस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको चेहरे से मतलब नहीं है। उसको बस ये है कि उसके क्वेश्चन सामने दिख रहे हैं और सॉल्यूशन अच्छे से मिल रहा है, समझ में आ रहा है, बस हमें पढ़ाई से मतलब है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ये देखने आते हैं कि भाई टीचर कैसा है, टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, टीचर हंस रहा है कि नहीं हंस रहा है, टीचर डांस करके दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो जो लोग टीचर को देखने आते हैं फिर वो जिंदगी भर बस टीचर को ही देखते रहते हैं, फिर सिलेक्शन से वो बहुत दूर हो जाते हैं। भाई आपको सिलेक्शन लेने से मतलब है, टीचर क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। टीचर आपको अच्छे से समझा रहा है ना, तो भाई उसको क्या मतलब है आपको, है ना। तो आपको केवल समझने से मतलब रखना चाहिए, है ना। तो इसलिए जो ये सीरियस कैंडिडेट होगा वही इस क्लास को ले पाएगा। जिसका मन भटक रहा होगा कि भाई सिलेक्शन नहीं लेना है, सिलेक्शन लेकर क्या करेंगे, नहीं फिर थोड़ी देर बाद आ जाए नहीं सिलेक्शन तो लेना है भैया, तो वो भटकते ही रहेंगे फिर जिंदगी भर। ठीक है, तो जो सीरियस कैंडिडेट हो, हम भी यही कहते हैं, जो सीरियस कैंडिडेट हो, पढ़ने वाले हो, वही यहाँ पर टिकें। बाकी जो मौज करने आए हैं वो यहाँ से चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना। हमारे पास कम स्टूडेंट रहेंगे लेकिन सिलेक्शन वाले स्टूडेंट रहेंगे, इसीलिए हमारे यहाँ से ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। साफ बोल देते हैं भैया जो मौज काटने आए हो यूट्यूब पर वो यहाँ से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पढ़ने आए हो केवल वही यहाँ पर टिकना। चलिए 25 नंबर, नियोजन की उस सीमा लिमिटेशन का नाम बताएं जिसके कारण यह आपातकालीन स्थिति में निर्णय लेने के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि ऐसी कौन सी सीमा है नियोजन की कि जब इमरजेंसी आ जाती है तब ये जो है निर्णय लेने में उपयुक्त नहीं होगा। ये 4 ऑप्शन है, अच्छे से पढ़ लीजिए चारों ऑप्शन। अब सीधे आंसर की ओर चलते हैं, वीडियो को पॉज करके आप ऑप्शन पढ़ लिया करो, है ना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मेरे भाई। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समय साध्य, यानी अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया। अगर अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया होगी तो वहां पर नियोजन क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। तो नियोजन की वो सीमा जिसके कारण आपातकालीन स्थिति, यानी कि भाई ये आपने जो नियोजन बनाया था वो अधिक सीमा के लिए बनाया था, यानी मान लीजिए कि आपने कहा था भाई 2 साल तक ये नियोजन जो है हमारा चलता रहेगा, लेकिन कोई इमरजेंसी अचानक से आ गई तो उसमें ये नियोजन फ्लॉप हो जाएगा। तो ये ही एक प्रकार की कमी होती है नियोजन की। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो नियोजन की
कमियों पर कर रहे हैं। तो नियोजन की एक कमी ये भी होती है कि समय सीमा, यानी कि आप किस हिसाब से उस नियोजन को बना रहे हैं, तो आगे आने वाली परिस्थितियां भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो फिर आपका नियोजन भी फ्लॉप हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छी योजना बनाने और विकल्पों के मूल्यांकन में अधिक समय लगता है, इसलिए जब तुरंत और आपातकालीन निर्णय लेने होते हैं तो नियोजन प्रक्रिया बहुत ही धीमी साबित होती है। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर देखिए, यह कथन किसने दिया है? नियोजन वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए तथ्यों के चयन एवं उन्हें संबद्ध करने की प्रक्रिया है। ये जो वक्तव्य है ये किसके द्वारा कहा गया है? भाई जॉर्ज आर टेरी के द्वारा, एलन के द्वारा, उर्विक के द्वारा, फिर हेनरी फेयोल के द्वारा। किसने कहा है भैया इसको? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज आर टेरी के द्वारा जो है ये वक्तव्य कहा गया है कि नियोजन वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए तथ्यों के चयन एवं उन्हें संबद्ध करने की प्रक्रिया है। ये पूरा आपको ऐसा का ऐसा ही ध्यान रखना है, फैक्ट वाला प्रश्न है, जॉर्ज आर टेरी ने कहा है। 27 नंबर देखिए, प्रबंधकों को निर्णय लेने में मदद करने वाली सामान्य मार्गदर्शक बातों को नियोजन का कौन सा अंग कहा जाता है? यानी जो भी प्रबंधक है वो उसको अगर कोई मान लीजिए डिसीजन लेना है तो उसमें मदद करने वाली जो सामान्य बातें होती हैं, जो जनरल गाइडलाइंस होती हैं, उनको नियोजन का अंग किसने कहा है? बताइए। मतलब मतलब नियोजन का कौन सा अंग उनको कहा जाता है? जो पॉलिसीज आप बनाते हो, जो जनरल गाइडलाइंस होती हैं, उनको नियोजन के कौन से अंग के अंतर्गत काउंट किया जाता है? नियम में, नीतियों में, बजट में या फिर प्रक्रिया में? किसमें काउंट करेंगे? सही आंसर ऑप्शन बी, उनको हम नीतियों के अंतर्गत काउंट करेंगे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो नीतियां वे सामान्य मार्ग निर्देशक बातें हैं जो निर्णय लेने का दायरा तय करती हैं। जैसे कंपनी की नकद बिक्री करने की नीति, तो ये एक प्रकार की नीति होती है जो निर्णय लेने में मदद करती है। जो गाइडलाइन हम बनाते हैं तो ये नीतियों के अंतर्गत, पॉलिसी के अंतर्गत आता है। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर क्या है? आप जल्दी से पढ़ लीजिए। नियोजन प्रक्रिया के उस चरण को क्या कहते हैं जहां विभिन्न उपलब्ध विकल्पों की खोज की जाती है? यानी विभिन्न प्रकार के जो विकल्प होते हैं उनको हमें खोजना है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? चारों ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़िए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। ठीक है, पानी जरूर पीते रहना सबको, और हमेशा पीना चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं चारों ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैकल्पिक कार्य विधियों की पहचान करना। देखिए सॉल्यूशन में देखिए कि लक्ष्य तय होने के बाद किसी काम को करने में सभी संभव रास्ते विकल्पों की खोज की जाती है और एक सूची तय की जाती है ना। तो वैकल्पिक कार्य विधियों की पहचान करना चाहिए। कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो नियोजन प्रक्रिया के इस चरण को हम क्या कहेंगे? जहां विभिन्न उपलब्ध विकल्पों की खोज की जाती है, तो इस चरण को हम कहते हैं वैकल्पिक कार्य विधियों की पहचान। यानी कि आपने मान लीजिए तैयारी शुरू की पटवारी की, ठीक है, पटवारी की, ठीक है, तो पटवारी के साथ साथ में आपको कुछ और भी दिमाग में लेकर के चलना है कि भाई पटवारी की तैयारी हम कर रहे हैं, पटवारी मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो ये तो भैया एमपी पुलिस में भी काम आ जाएगा। तो एक वैकल्पिक, इसकी तो भैया एमपी एसआई में भी काम आ जाएगा। तो वैकल्पिक की भी तैयारी आपको साथ साथ में लेकर के चलना होता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैकल्पिक कार्य विधियों की पहचान कहते हैं। ठीक है भाई, चलें 29 नंबर पर, यह रहा 29 नंबर आपके सामने। चलिए पढ़िए क्या लिखा है। 29 नंबर है भाई, एक संगठन में नीचे के स्तर के कर्मचारियों की क्रिएटिविटी क्यों कम हो जाती है? भाई जो नीचे वाले कर्मचारी होते हैं उनकी क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता क्यों कम हो जाती है? ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़ लीजिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि योजनाएं उच्च स्तर के द्वारा बनाई जाती हैं और उन्हें केवल आदेशों का पालन करना होता है। भाई नीचे के जो मजदूर वर्ग होते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, तो अभी पूरा हमने आपको लिस्ट बना करके दी है थ्योरी नोट्स में। कंपनी में क्या होगा? ऊपर कौन होगा? सीईओ और एमडी होंगे, ठीक है ना। उनके नीचे कौन होगा? उनके नीचे मान लीजिए कोई मैनेजर वगैरह है और सबसे नीचे मजदूर हैं। तो भाई मजदूर को क्या मतलब है? मतलब कि कोई भी नियम कायदे कानून बनाने, तो मजदूरों को कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए इनकी क्रिएटिविटी भी धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, तो क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा जरूरी किसको होती है? तो सीईओ एमडी जो सबसे ऊपर बैठे रहते हैं, इनके लिए क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा मायने रखती है और मजदूरों की क्रिएटिविटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ना तो उन्हें योजना बनाने हैं, तो क्योंकि योजनाएं उच्च स्तर के द्वारा बनाई जाती हैं और जो नीचे वाले होते हैं उन्हें केवल फॉलो करना होता है। उन्होंने कह दिया भाई तुमको केवल फॉलो करना है, तुम्हें योजनाएं बनाने से मतलब नहीं है। जो हमने योजना बना करके दे दी, तुम्हें केवल फॉलो करना है। इसलिए नीचे वालों की जो क्रिएटिविटी होती है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 30 ये रहा आपके सामने। कह रहे हैं किसी काम की पूरी प्रक्रिया
कि किसी एक विशेष चरण को करने का सबसे प्रमाणित तरीका क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? किसी काम को पूरी करने का एक विशेष चरण को करने का सबसे प्रमाणित तरीका क्या कहलाएगा? नियम कहलाएगा, नीति, विधि या पद्धति या फिर कार्यक्रम? क्या कहलाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विधि या फिर पद्धति यानी कि मेथड कहलाएगा। किसी काम की पूरी प्रक्रिया, यानी पूरी प्रक्रिया है किसी काम की, किसी एक विशेष चरण को, मान लीजिए कोई काम है, जैसे अपना जनगणना हो रही है, जनगणना मान लीजिए 3 चरण में पूरी हो रही है, तो 3 में से जो दूसरा चरण है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसको हमें प्रमाणित करना है, तो इसको प्रमाणित करने का तरीका किसके अंतर्गत आएगा? तो विधि या फिर पद्धति के अंतर्गत आएगा, यानी मेथड के अंतर्गत आएगा। देखिए यहाँ पर तो प्रक्रिया के अंतर्गत किसी विशेष चरण को किस तरीके से किया जाएगा उसे विधि या पद्धति, मेथड कहते हैं। जैसे ट्रेनिंग देने की ऑनलाइन पद्धति जो होती है, इसे हम क्या कहेंगे? पद्धति या फिर विधि कहेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह के शब्द आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है ना। देखो जो आपका मैनेजमेंट है उसमें समस्या यही रहती है कि मैनेजमेंट में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनके शब्दों को आप नहीं समझ पाते हो कि शब्द कैसे आ रहे हैं। तो उन्हीं शब्दों को हम यहाँ पर आपको सरल विधि से कैसे सॉल्व करना है, कैसे पहुँचना है उनके अर्थ तक, वो बताने का हम प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नियोजन प्रबंधन में वर्तमान से लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किन 2 प्रश्नों के बीच का सेतु है? बताइए, अगर वर्तमान से लेकर के लक्ष्य तक पहुंचना है तो एक सेतु का काम करता है, तो वही कह रहे हैं किन 2 प्रश्नों के बीच का सेतु है। क्या और कौन का सेतु है, क्या और कैसे का सेतु है, कब और कहाँ का है, या फिर क्यों और कैसे का है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या और कैसे के बीच का सेतु होता है कौन? नियोजन। क्या करना है आपको और कैसे करना है, तो ये कैसे करने वाला जो शब्द कैसे आ गया ना, उसी के लिए तो प्लानिंग करते हैं आप कि भाई हमको सिलेक्शन लेना है, कैसे लेना है, अब हम प्लानिंग करेंगे, अब नियोजन करेंगे कि भाई इस सब्जेक्ट को इतने घंटे पढ़ेंगे, शुक्ला सर के नोट्स को इतने घंटे रिवीजन करेंगे, सुबह उठते ही मैनेजमेंट का रिवीजन कर लेंगे, क्विज लगा लेंगे, शुक्ला सर शुरू करने वाले हैं क्विज लगा लेंगे। तो ये सारा आप नियोजन कब करते हो? तो 2 शब्दों के बीच में जब आप फंसे रहते हो, किसके बीच में? क्या और कैसे। क्या करना है? पटवारी बनना है या फिर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में कोई एक जॉब लेना है। कैसे करना है? अब उसकी प्लानिंग करना है, ठीक है। आ गया समझ में? आगे बढ़ें। चलिए 32 नंबर देखिए, कह रहे नियोजन का आशय भविष्य का मूल्यांकन करना तथा उसके लिए व्यवस्था करना है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? बताइए, नियोजन की ये परिभाषा किसने दी है? बताओ। कल कौन कौन पढ़ के आया है चैप्टर नंबर 3? अब कल चैप्टर नंबर 4 लेकर के आएंगे मेरे भाई। तो आज हमने चैप्टर नंबर 4 के नोट्स डाल दिए हैं ऑलरेडी, है ना। अब आपको कल वो चैप्टर नंबर 4 पढ़ करके आना है, ठीक है ना। उसमें कोई बहाना नहीं चलेगा, 4 नंबर का चैप्टर पढ़ करके आएंगे आप, ठीक है कल। चलो, एलन उर्बिक फेयोल या फिर जॉर्ज आर टेरी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हेनरी फेयोल महोदय के द्वारा जो है ये बात कही गई है, नियोजन का आशय भविष्य का मूल्यांकन करना तथा उसके लिए व्यवस्था करना है। सीधे फैक्ट वाला प्रश्न था। 33, कुंज एवं ओडोनेल के किस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई योजना अंतिम लक्ष्य तक ले जाने में सहायक नहीं है तो वो व्यर्थ है? भैया बताइए, किस सिद्धांत के अनुसार ऐसा कहा गया कि अगर वो योजना हमको अपने लक्ष्य तक नहीं ले जाती है तो वो योजना किसी काम की नहीं है, बेकार है, व्यर्थ है? ये कौन सा सिद्धांत कहता है? 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, पढ़ लीजिए चारों सिद्धांतों को। सही आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लक्ष्य प्राप्ति का सिद्धांत है। लक्ष्य प्राप्ति का सिद्धांत कहता है अगर आपने योजना बनाई है तो वो ऐसी योजना बनाइए कि वो हमको लक्ष्य तक ले जाए। अगर वो लक्ष्य तक नहीं ले जाती है तो वो योजना बेकार है, बर्बाद है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप सॉल्यूशन भी देख लीजिए। ओ इसका आंसर दिख गया मजे आ गए सर, आंसर दिख गया अगले क्वेश्चन का। अरे तुमने देख भी नहीं पाया होगा, तब तो हमने नीचे कर दिया, ठीक है। देखिए, लक्ष्य प्राप्ति के सिद्धांत का अर्थ है प्रत्येक योजना इस प्रकार होनी चाहिए कि वह संस्था के मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में सीधा योगदान दे सके, है ना। इस तरह से योजना बनाओ कि सीधा हमको प्रॉफिट मिलना चाहिए। यदि वह लक्ष्य तक ले जाने में सहायक नहीं है तो वो योजना व्यर्थ की है, बेकार की है, किसी मतलब की नहीं है। 34 नंबर देखते हैं। देखो, नियोजन के समय के सिद्धांत का मुख्य अर्थ क्या है? जो नियोजन के लिए समय का सिद्धांत दिया गया है उसका क्या अर्थ हो जाएगा? योजना कम समय में बननी चाहिए, योजना का सही समय पर शुरू और समाप्त होना निर्धारित होना चाहिए, योजना केवल भविष्य के लिए बनाएं, या फिर योजना में समय की कोई सीमा नहीं होती है। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर समय के सिद्धांत के अंतर्गत? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, योजना का सही समय पर शुरू और सही समय पर समाप्त होना निर्धारित होना चाहिए। पहले ही बना लो कि ये योजना हम इतनी टाइम पर शुरू कर रहे हैं और इतने दिनों में ये योजना हमारी समाप्त हो जानी चाहिए, ठीक है। तो पहले से ये पूरा प्लानिंग करके आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, योजना का सही समय पर शुरू होना और सही समय पर समाप्त होना निर्धारित करता है कि आपको ये लक्ष्य प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा। 35 नंबर देखिए, 35 है,
कोई भी योजना प्रबंधकों के द्वारा अकेले दम पर सफल नहीं बनाई जा सकती है। इसे लागू करने के लिए कर्मचारियों का सहयोग आवश्यक होता है। ये नियोजन का कौन सा सिद्धांत है? कौन सा सिद्धांत ऐसा कहता है कि कोई भी योजना केवल प्रबंधक के अकेले दम पर नहीं सफल बनाई जा सकती है? भाई प्रबंधक तो केवल योजना बना देंगे, उसको एग्जीक्यूट कौन कराएगा? तो बीच वाले मैनेजर कराएंगे, सुपरवाइजर कराएंगे, मजदूर कराएंगे, है ना। तो ये बात जो है नियोजन की कौन से सिद्धांत के अंतर्गत सही साबित होती है? सहयोग का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, कार्यदक्षता या फिर निर्णय का सिद्धांत? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये है सहयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, देखिए सहयोग के सिद्धांत के अनुसार योजना बनाते और लागू करते समय अधीनस्थों और कर्मचारियों का सहयोग एवं सुझाव लिया जाना चाहिए, जिससे वे इसे सफल बनाने के लिए अधिक मेहनत करते हैं, है ना। कोई भी योजना आप बना रहे हो तो अपने अधीनस्थों का, जो नीचे वाले हैं, उनका जरूर थोड़ा सा मतलब कि कह सकते हैं उनसे बात करके ही योजना को बनाना चाहिए, क्योंकि फाइनली करना तो उनको ही है। तुम तो योजना बना दोगे, लेकिन वो योजना से सही से एग्जीक्यूट हो पा रही नहीं हो पा रही है, वो कौन करेगा? नीचे वाले ही करेंगे। तो नीचे वालों से मिल करके ही कोई योजना बनानी चाहिए। चलो भाई देखो, प्रश्न नंबर 36 है, नियोजन एक बार किए जाने वाला कार्य नहीं है, बल्कि परिस्थितियों में बदलाव होने पर नई योजनाएं बनाई पड़ती हैं। ये नियोजन की किस विशेषता को दर्शाता है? यानी कि एक बार में ही पूरी नियोजन नहीं बना सकते हो आप, है ना। परिस्थितियां बदलेंगी तो भाई एक बैकअप योजना बना करके रखनी चाहिए। तो वही पूछ रहे हैं, ये नियोजन की किस विशेषता को दर्शाता है? सर्वव्यापकता को, भविष्योन्मुखी को, सतत निरंतर प्रक्रिया को, या फिर लक्ष्य आधारित को? किसको दर्शाता है ये दर्शाता है सतत एवं निरंतर प्रक्रिया को। ठीक है, तो एक योजना पूरी होने से या व्यावसायिक परिस्थितियों से बाजार तकनीकी में बदलाव होने पर नई योजना बनानी पड़ती है, इसलिए यह एक अनवरत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलिए 37 नंबर देखिए, 37 है, बिना किसी लक्ष्य के नियोजन का कोई अस्तित्व नहीं है। भाई आपने कोई लक्ष्य ही नहीं बनाया है तो नियोजन का क्या मतलब है? तुम प्लानिंग किसके लिए करोगे? किसी लक्ष्य के लिए तो करोगे। कोई लक्ष्य नहीं बनाया तो नियोजन का कोई अस्तित्व नहीं है। यह नियोजन की किस विशेषता से संबंधित है? कौन से विशेषता से संबंधित है ये बात? ये रही 4 विशेषताएं, बताइए किससे संबंधित है? किससे संबंधित है भाई? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लक्ष्य आधारित या फिर उद्देश्यपूर्ण जो आपकी विशेषता है इससे संबंधित है ना। तो नियोजन का जन्म ही किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही होता है। कोई उद्देश्य नहीं है तो तुम क्या प्लानिंग करोगे, है ना। तो यह तय शुरू करने होता है कि हमें हासिल क्या करना है, इसलिए यह एक लक्ष्य आधारित यानी कि गोल ओरिएंटेड होता है। 38 नंबर देखिए, 38, नियोजन में कल्पनाशीलता, दूरदर्शिता और विश्लेषण करने की क्षमता की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बताइए। ये 3 चीज़ें होती हैं, कल्पनाशीलता, दूरदर्शिता और विश्लेषण करने की क्षमता। तो इन तीनों की वजह से हम नियोजन को क्या कहते हैं, किस प्रकार की प्रक्रिया कहते हैं? ये रहे 4 ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा। इसलिए हम इसको मानसिक या फिर बौद्धिक प्रक्रिया कहते हैं। तो नियोजन केवल शारीरिक श्रम नहीं है, ये दिमाग का खेल है मेरे भाई। काम करने से पूर्व सोचने के कारण इसे मानसिक एवं बौद्धिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। चलिए 39 नंबर देखिए, 39 क्या है? 39 है, नियोजन हमेशा बीते हुए कल यानी अतीत के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए होता है। ये नियोजन का कौन सा लक्षण है? भाई अगर आप प्लानिंग करोगे तो बीते हुए कल के लिए थोड़ी करोगे, जो भी प्लानिंग करोगे वो आने वाले कल के लिए करोगे, है ना। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को, इस प्रकार के लक्षण को हम क्या कहते हैं? भविष्योन्मुखी कहते हैं, लोचनशीलता कहते हैं, सर्वव्यापकता कहते हैं, या फिर निर्णयन कहते हैं? क्या कहेंगे? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसको हम भविष्योन्मुखी कहते हैं। अब देखो कल क्या है? कल है मंडे यानी कि कल है सोमवार। ठीक है, कल है सोमवार। हर सोमवार को हम PYQ लेकर के आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर के आते हैं। ठीक है, तो कल जो है आपका चैप्टर नंबर 4 नहीं आएगा, कल आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन लेकर के आए प्रीवियस ईयर वाले। ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर यानी कि 2024 में जो एग्जाम हुआ था MP ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, उसके बाद रिसेंट जो एग्जाम हुआ है वो आपका शायद 2025 में महिला परीक्षक का हुआ था। महिला परीक्षक में भी मैनेजमेंट के क्वेश्चन आए थे, है ना। तो महिला परीक्षक वाले क्वेश्चन को भी शामिल कर लेंगे, क्योंकि वो भी MPSB एपटेक के द्वारा करवाया गया है, मतलब MPSB के द्वारा करवाया गया है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम है जहां से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर मिला करके और लगभग 60 से 70 क्वेश्चन कल आपके PYQ लेकर के आएंगे विथ डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो कल है मंडे रहता है अपना PYQ के लिए, कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना भाई। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो, तो ये हो जाएगा आपका भविष्योन्मुखी यानी कि फॉरवर्ड लुकिंग होता है, आगे की ओर देखने वाला होता है। चलिए 40 नंबर देखिए, 40 नंबर है, नियोजन प्रक्रिया के किस चरण में
विभिन्न विकल्पों की लागत, कॉस्ट और जोखिम, रिस्क की गहराई का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन गहराई से किया जाता है, यानी कितनी लागत लग रही है और जोखिम कितना हो रहा है, इसका गहराई से अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे बताइए। विकल्पों की पहचान, विकल्पों का मूल्यांकन कहेंगे, योजना को लागू करना या फिर अनुवर्तन, क्या कहेंगे भाई? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकल्पों का मूल्यांकन हम इसको कहते हैं। ठीक है ना। तो विकल्पों की लागत कितनी आ रही है, उसमें कितना जोखिम आ रही है, इसका आप तभी पता लगा पाएंगे जब आप विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे, है ना। इवेल्युएटिंग करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे कि भाई क्या हो रहा है इन विकल्पों को मिलने पर, हम क्या कितना खर्चा कर रहे हैं। तो ये आप तभी कर सकते हैं जब विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन है, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़े 41 देखिए। 41 कह रहा है, योजना को कागजों से निकालकर वास्तविक कार्य रूप यानी एक्शन में बदलने वाला नियोजन प्रक्रिया का कौन सा चरण है। यानी योजना बनती तो कागज पर है, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है, यानी कि कागज से निकाल करके वास्तविक रूप में बदलना पड़ता है। तो इस नियोजन प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए, क्या कहेंगे? ये रहे 4 ऑप्शन। सही आंसर हो जाएगा, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? योजना को लागू करना, यानी कि इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द प्लान हम इसको कहते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए 42 क्या है, देखिए 42 है, उद्देश्य, नीतियों, प्रक्रियाओं और नियमों के मिले जुले और विस्तृत रूप को क्या कहा जाता है जिसे किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाता है। बताइए क्या कहते हैं? नियमों को, उद्देश्यों को और प्रक्रियाओं के मिले जुले रूप को क्या कहते हैं? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर हो जाएगा, इसको हम कार्यक्रम कहते हैं। यही तो प्रोग्राम होता है भाई, कोई भी प्रोग्राम आप करने जा रहे हो तो इन सारी चीज़ों का होना आवश्यक है भाई। उद्देश्य होगा किस लिए कर रहे हो, नीतियाँ बनाएंगे, प्रक्रिया बनाएंगे, नियम बनाएंगे, इन सबको मिला करके क्या कह देते हैं, इन सबको मिला करके कार्यक्रम या फिर प्रोग्राम कह देते हैं। ठीक है, ये है सॉल्यूशन। आगे देखिए 43 क्या है, कह रहे नियोजन के तत्वों में अंतिम बिंदु यानी कि एंड पॉइंट किसे कहा जाता है जिन्हें प्राप्त करने के लिए गतिविधियां की जाती हैं। यानी फाइनल लक्ष्य हमारा क्या रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? ये 4 ऑप्शन है, पढ़ लीजिए। तो जो फाइनल हमारा होता है उसे हम क्या कहते हैं? टारगेट कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं, गोल कहते हैं। इसी के लिए तो हम तैयारी कर रहे हैं, है ना। इसी के लिए कि हमें भैया ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में कोई ना कोई पोस्ट एक लेनी है, चाहे उपनिरीक्षक की मिल जाए, चाहे हमें पटवारी की मिल जाए, है ना। दिव्यांग भाई जो होंगे वो ये सोच रहे हैं भाई पटवारी की मिल जाए कैसे भी हमको, है ना। बाकी लोग किसी न किसी जॉब उनकी जो है आपने बना रखा होगा, एक उद्देश्य बना रखा होगा और उसी के लिए आप प्लानिंग कर रहे होंगे। तो उद्देश्य का अंतिम बिंदु क्या कहलाता है, मतलब सॉरी, नियोजन का अंतिम बिंदु क्या कहलाता है? उद्देश्य या फिर लक्ष्य कहलाता है, गोल कहलाता है। 44 देखिए, एक नई बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट किस प्रकार की योजना का उदाहरण है? एक नई बिल्डिंग आपको बनाना है, अब इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, तो ये किस योजना का उदाहरण हो जाएगा? स्थायी योजना, एकल योजना, दीर्घकालीन या फिर नियम, किसका हो जाएगा भैया? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एकल प्रयोग योजना हो जाएगा, क्योंकि एक ही बिल्डिंग बनाना है और इसको एक बार में ही आप बना लेंगे, इसके लिए अलग से प्लानिंग कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एकल प्रयोग योजना के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। 45 नंबर देखिए, 45। प्रबंधकों को हर दिन कई नए निर्णय लेने पड़ते हैं, नियोजन उन्हें विभिन्न विकल्पों में से सही विकल्प चुनने में कैसे मदद करता है? भाई जो एमडी होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, उनको डेली नए निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसे हमको अभी अभी ध्यान है भाई, कल सोमवार है, सोमवार को हम पीवाईक्यू कराते हैं, प्रीवियस ईयर के रियल ओरिएंटेड क्वेश्चन कराते हैं एमपीएसबी के। तो अभी अभी ध्यान आया, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए नियोजन करेंगे, निर्णय लेंगे, नियोजन बनाएंगे। तो उन्हें विभिन्न विकल्पों से सही विकल्प चुनने में कैसे मदद करता है वो आपसे पूछ रहे हैं। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बता करके कि कंपनी के लक्ष्य और नीतियां क्या है ना। उनको कोई भी अगर नए नियम बनाने हैं तो उनको पहले पता होना चाहिए कंपनी ने क्या लक्ष्य बना रखा है, इतना टारगेट हमको अचीव करना है, और क्या हमारी नीतियां हैं, उस नीतियों के अकॉर्डिंग हमको नियम बनाने पड़ेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 46 देखिए, कह रहे नियोजन में विशेषज्ञों की सलाह और आंकड़े इकट्ठा करने में बहुत पैसा खर्च होता है। ये नियोजन की कौन सी सीमा को दर्शाता है? सीमा जहां पर शब्द आ जाए समझ लीजिए कमियों की बात कर रहा है ना। तो नियोजन करने में बहुत सारे भाई, किसी विद्वानों की पूरी बातें पढ़नी है, उन्होंने क्या क्या किया था, तो इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, किताबें खरीदनी पड़ेंगी। तो ये एक कमी होती है नियोजन की। तो ये जो कमी होती है इसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? कठोरता उत्पन्न करना, खर्चीली प्रक्रिया, रचनात्मकता, फिर सफलता। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको हम कहते हैं खर्चीली प्रक्रिया, और ये नियोजन की एक सीमा होती है। नियोजन एक खर्चीली प्रक्रिया है क्योंकि इसमें विशेषज्ञों की फीस, अनुसंधान, भाई कोई इंजीनियर आ रहा है, भाई कोई घर बनवाता है तो घर बनवाने के लिए इंजीनियर को बुलाता है, फिर वो इंजीनियर आता है तो पैसा लेता है। जो इंजीनियर करता क्या है? इंजीनियर वही तो करता है, प्लानिंग ही तो करता है इंजीनियर, है ना। प्लानिंग ही तो करता है, कागज पर मैप बनाता है, प्लानिंग करता है, तो खर्चा होता है। तो ये एक प्रकार की खर्चीली प्रक्रिया है और सटीक अनुमान लगाने में अधिक धन खर्च करना पड़ता है। छोटी संस्थाओं के लिए ये क्या हो सकता है? नुकसानदायक साबित हो सकता है। 47 देखिए, 47 क्या है?
47 कह रहे हैं कि भाई अतीत यानी पास्ट में सफल रही योजना भविष्य में भी सफल होगी, ये बात जरूरी नहीं है। ये कथन नियोजन की किस कमी को दर्शाता है? ये भी एक प्रकार की कमी है। तो ये कौन से कमी के अंतर्गत आ जाएगी कि जो योजना पहले आपने बनाई थी, जो अतीत में सफल हो गई थी, जरूरी नहीं है कि वो योजना भविष्य में भी सफल हो जाए। तो ये कमी किसके अंतर्गत आएगी? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, पढ़ लीजिए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, है ना। लेकिन केवल मेहनत करने से सफल हो जाएं ये भी कह नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपका लक भी काम करता है ना। तो ये उस प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा कि सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा है कि भाई ईश्वर भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद के लिए खुद खड़े रहते हैं, ना। यानी कि वो अपने अंदर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको बस मेहनत करते रहना है, कहीं ना कहीं तो सफल हो ही जाएंगे, है ना। तो यही बात है। प्रबंधकों को कभी कभी झूठा विश्वास हो जाता है कि अच्छी योजना बना ली तो सफलता मिल ही जाएगी, लेकिन अतीत की सफल योजना भविष्य में भी सफल हो ये जरूरी नहीं होती है। इसलिए नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता है। ये कंपनी की बात कर रहे हैं, तुम तो मेहनत करो, तुम मत सोचना कि सर ने कह दिया कि सफलता की गारंटी नहीं है ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं करना है, आपको केवल पॉजिटिव सोचना है कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, हाँ हम सफल होंगे, सीधी बात है। नियोजन का एक प्रमुख उद्देश्य धन, समय, मशीन, श्रम का अनुकूलतम उपयोग करना है। जिससे कार्यों में क्या आती है, यानी इन कार्यों में क्या आती है? देरी आती है, मितव्ययता आती है, भ्रम आता है, अनिश्चितता आती है। क्या आता है भैया नियोजन के लिए जब हम धन, समय, मशीन और श्रम का अनुकूलतम जो है उपयोग करते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मितव्ययता यानी कि कम लागत आती है। कैसे? अगर हम अनुकूलतम का मतलब होता है कि भाई अपने अकॉर्डिंग से, भाई जितना हमारा खर्चा है, हम जितना हमारी दम है उतना ही खर्चा करेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। तो अगर आप अनुकूलता के साथ में खर्च कर रहे हैं इन चीज़ों पर तो मितव्ययता यानी कि कम लागत आएगी। लेकिन आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया कर रहे हो तो भैया फिर क्या होगा? फिर आप फ्लॉप हो जाओगे। तो जितना आपका पहले शुरुआत में क्या करना पड़ता है कोई भी योजना बनाने से पहले, अब ऐसा नहीं करना जैसे बहुत सारे लोग आज पहली बार पढ़ने आए हैं, ठीक है ना, पटवारी की तैयारी करने आए हैं। अब ऐसा मत करना कि तुम आज ही बैठ करके पूरे 12 घंटे पढ़ लो, है ना। 12 घंटे पढ़ लोगे लगातार तो फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, कल नहीं पढ़ पाओगे, है ना। तो धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाना, जितनी तुम्हारी दम है ना, जितनी कैपेसिटी है। 7 घंटे की है तो 7 घंटे पढ़ो, कल 8 घंटे पढ़ना, अगले दिन फिर कोशिश करना 15 मिनट बढ़ाने का। ऐसा नहीं कि एकदम आज ही बैठ करके 12 घंटे पढ़ लो तो फिर समस्या हो जाएगी, है ना। तो मितव्ययता या फिर कम लागत को दर्शाती है, जिसके लिए अगर हम अपने अनुकूलता, अपनी कैपेसिटी के अनुसार अगर इनका खर्च करेंगे तो ये हमारे लिए मितव्ययता का काम करेगा। 49 देखिए, कह रहे हैं विशेष मशीन को चलाने का तय तरीका नियोजन के किस अंग का उदाहरण होता है? कोई विशेष मशीन आप चला रहे हैं, उसके लिए कोई तरीका बनाया है तो किस प्रकार के नियोजन का वो हो जाएगा? सही आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा, कार्य विधि या फिर पद्धति का सही तरीका हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर देखिए, 50 नंबर है कंपनी की केवल नगद बिक्री करने की नीति किस प्रकार की योजना के अंतर्गत आती है? यानी कि केवल हमको नगद ही खर्चा करना है तो ये नीति किस प्रकार के योजना के अंतर्गत आएगी? एकल योजना, स्थायी योजना, आपातकालीन विशेष कार्यक्रम। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये एक प्रकार की स्थायी योजना के अंतर्गत आ जाएगी। नीतियां पॉलिसी एक बार बनाई जाती हैं और लंबे समय तक मार्गदर्शन करती हैं, इसलिए यह एक स्थायी योजना यानी स्टैंडिंग प्लानिंग हो जाएगी। कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि कंपनी केवल नगद में ही बिक्री करेगी तो ये लंबे टाइम के लिए आप ये नीति बना रहे हैं तो ये स्थायी योजना के अंतर्गत आ जाएगी। तो ये रहे आपके 50 प्रश्न। कैसे लगे चैप्टर नंबर 3 के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी ये आप देख सकते हैं जिन लोगों ने सिलेक्शन लिया हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से, उनके बारे में आप देख सकते हैं। ये जागृति शर्मा जी हैं, इन्होंने एमपी पुलिस कांस्टेबल का नोट्स लिया था। ये आपको ग्रुप की लिंक दिख रही होगी, एमपी पुलिस 2025 नोट्स ग्रुप बाई शुक्ला सर, दिख रही होगी, है ना। तो इन्होंने इसके लिए नोट्स लिए थे और आज आप देख रहे हैं कि इनको जो है वर्दी मिल चुकी है। इन्होंने सर अब हमें एसआई के नोट्स लेना है, एमपी पुलिस में इस बार सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। फिर इन्होंने 199 पे करके एमपी एसआई के नोट्स लिए हैं। उसके बाद ये एक भाई हैं, इनको भी आप देख रहे हैं, इनको भी आप वर्दी में ही देख रहे हैं। ये भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कांस्टेबल वाले ग्रुप से, ठीक है। तो ये भी कह रहे हैं भाई आपने मुझे मंजिल तक पहुंचा दिया है, अब छोटी सिस्टर का नंबर है उसको भी बैच दिलवा रहा हूं, उसकी भी हेल्प कीजिएगा। फिर ये है देखिए सेकंड रैंक वैभवी मिश्रा जी, इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट से तैयारी की थी और एएसआई में इनकी सेकंड रैंक आई है, एएसआई सूबेदार का रिजल्ट आ गया है। फिर उन्होंने बताया भैया सर यस सर आपकी कांस्टेबल के नोट्स लिए थे, कांस्टेबल में भी सिलेक्शन हो गया, एमपीएसआई में भी हो गया है और यहाँ पर सेकंड रैंक आई है, ठीक है। तो कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स के द्वारा आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। ये आप जो है पूरा लेआउट देख सकते हैं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है उसका लेआउट है ना। जब आप नोट्स ग्रुप में एंट्री करोगे तो इस तरह का आपको लेआउट मिलेगा, जिसमें सामान्य प्रबंधन के नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। सामान्य ज्ञान अलग बना हुआ, कंप्यूटर अलग बना है, मैथ अलग, हिंदी, रीजनिंग सब कुछ अलग बना हुआ है। जिस पर क्लिक करेंगे उसी के सारे नोट्स आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है, उसी के क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। अभी 217 दिखाई दे रहा है, ये कल वाला है। अभी आप देखेंगे तो लगभग 280 प्लस मेंबर इसमें ऐड हो चुके हैं, ठीक है। इस तरह से ये नोट्स मिलेंगे और नोट्स में सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे नोट्स में ये है कि आपको
एग्जाम ओरिएंटेड टिप अलग से मिलेगी। हर एक चैप्टर के हर एक पॉइंट में आपको एग्जाम ओरिएंटेड टिप मिलेगी। परीक्षा उपयोगी तथ्य है ना, हर एक, जैसे अगर आप नियोजन पढ़ रहे हैं इसमें परीक्षा उपयोगी तथ्य, अगर आप संगठन पढ़ रहे हैं तो परीक्षा उपयोगी तथ्य, ये आपको लगे हुए मिलेंगे जो आपको अंतिम समय पर रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, और ये जब आप नोट्स लेंगे तो आपको इनके साथ में कंप्यूटर ब्रह्मास्त्र 5000 क्वेश्चन की पूरी सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। कंप्यूटर वाले ग्रुप में हमने डाल दिया है, यहाँ से आप जाकर के इसको देख सकते हैं। इस वाले में कंप्यूटर एवं सामान्य विज्ञान में, इसमें विज्ञान के भी कंप्लीट नोट डल चुके हैं थ्योरी वाले और कंप्यूटर के भी डल चुके हैं। साथ में ये 500 क्वेश्चन ये डले हुए हैं, सॉरी 5000 क्वेश्चन ये डले हुए हैं और 500 क्वेश्चन अलग से हमने डाल रखे हैं। लगभग 5500 क्वेश्चन कंप्यूटर के इसमें डल चुके हैं। आप लोग जाकर के डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी बेहतरीन तैयारी होती रहेगी और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में क्विज भी चालू कर देंगे इसी ग्रुप में, तो क्विज से आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो इस पर 198 का पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज करके आप लोग अपने नोट से प्राप्त कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स से कमेंट करना, शेयर करना है आपको हर जगह, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे हमको लगे कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है और लोगों को भी अच्छा लग रहा है, तो फिर हम लगातार इस सीरीज़ को चलाते रहेंगे। नहीं तो भाई सब इंजीनियर वाले परेशान हैं, उनके लिए हम सीरीज़ चालू कर देंगे। जैसे कल MPREO वालों के लिए अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं, लेकिन वो लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दिखा रहे हैं। अभी तक 1000 व्यूज़ भी नहीं आ पाए हैं कल वाली वीडियो पर, तो फिर आज हमने गैप कर दिया। अब हम आज कंप्यूटर की वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।